हाँ जी, मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब। हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि आप पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर दें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर से, जबकि ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो आपने यहाँ पर देख लें तो ये आपके पास यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है हमारी तरफ से, जिसमें लिखा हुआ है कि ये 5 मार्क्स हैं। ये 5 नहीं बल्कि 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 8 मार्क्स के हैं। बहरहाल इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की जानिब। तो हम इसको दो मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डिस्प्ले के अंदर एक ही मेथड लगाया है। तो हम देखते हैं कि x पावर 4 माइनस 12x³ तो x स्क्वायर का फैक्टर यहाँ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये डायरेक्ट किया तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए था, तो हमने क्या किया, उसकी जगह 0x² लगा दिया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x पावर 4 है जिसको हमने कैंसिल करना है। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x पावर 4 आ जाएगा। अब x स्क्वायर को हम नेक्स्ट स्टेप के लिए डबल कर लेते हैं, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर -12 बनाना है, तो मैं 2x स्क्वायर को -6x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हमारा -12x पावर 3 आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास ये -12x³ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो ऊपर 0x² था वो नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास 6 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 36 बनेगा। तो ये 0 के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ 0 नहीं लगाया होगा तो यहाँ पर आप उसको वैसे ही लिखते रहेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर ऐड करनी है। तो ये आप 36 जब इसके साथ ऐड करेंगे तो ये वापस 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 को डबल कर लेते हैं, तो ये -12 बन जाता है। अब यहाँ पर पहला नंबर हमारा 2 है और यहाँ पर हमें 36 बनाना है, तो इस वैल्यू को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास 36 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका 18 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 आ जाएगा। इसी तरह 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखें कि ये चीज़ आपके पास बच गई है, जबकि क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए या परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपके पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आंसर आया है इसको हम इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं। तो ये एक्स की दो वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पर एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास जो है वो रिलेशन कुछ यूँ बन जाएगा कि p माइनस 216x प्लस क्यू माइनस 324। तो अब यहाँ पर आप क्या करें जी कि ये इक्वेट कर दें, उस साइड पर ज़ीरो है तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को भी ज़ीरो कर दें और इस वैल्यू को भी ज़ीरो कर दें। तो यहाँ से p और q की दोनों वैल्यूज़ आपकी फाइंड आउट हो जाएंगी। अच्छा जी, इसका फिर पैरेलल जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का क्वेश्चन है। बहुत दफ़ा ये रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा हमने गेस्ट पेपर के अंदर भी इसके ऊपर जोर दिया था। तो फाइनली ये हमारे पास क्वेश्चन जो है पेपर में भी मौजूद है। तीन आपके पास वर्टिसेस हैं और कहा जा रहा है कि आप इसके इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर दें। तो आपके पास तीन वर्टिसेस मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, ए बी सी। अब यहाँ पर बच्चों को जो कन्फ्यूजन होती है कि आप एंगल कौन सा फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। आप इस एंगल को ए का नाम दे दें या अल्फ़ा का नाम दे दें, इसको बी या बीटा कर दें, इसको सी या गैमा का नाम दे दें। तो अब आपका जो मेन फार्मूला है उसके अंदर, ये बुक के अंदर मौजूद है, तो ये आपका फार्मूला जो है इसके अंदर M3 M1 या M1 M2 वगैरह का जिक्र होता है। तो ये बेसिकली स्लोप्स हैं, तो हमें सबसे पहले इनकी स्लोप्स निकालनी पड़ेंगी। तो मैं इनकी साइड्स का जो है नाम यहाँ पर लिख दिया है कि ये आपके पास इस, अगर ए और बी है तो इनकी जो इस साइड की स्लोप बनती है वो M1, इस साइड की जो स्लोप बनती है वो M2 और ए सी की जो स्लोप बनती है वो M3 है। अब मैं M1 M2 और M3 यहाँ पर फाइंड आउट कर ली हैं, स्लोप का फार्मूला लगा लिया है, तो ये आपके पास तीनों आ गई। अब मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो अप किया है, तो मेरे पास टेंजेंट अल्फ़ा जो है या अल्फ़ा जो एंगल है वो आपके पास M1 और M3 के लिए अंदर आ रहा है। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखी है। तो मेरे पास यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो एंगल बनता है वो आ जाता है जी 32 पॉइंट समथिंग था, जिसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है 32 डिग्री का। फिर इसी तरह जब मैं बीटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी मैंने इसका जो एंगल रखा है वो एंटी क्लॉकवाइज ही रखा है। ठीक है, जो रोटेशन है वो मेरी एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके लिए हमें स्लोप्स चाहिए M1 और M2, तो हमने फार्मूले के अंदर इन्हीं को यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें कि आपका एंगल जो है वो नेगेटिव आ गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक फार्मूला है हमारा छोटा सा कि अगर एंगल में हम नेगेटिव आ जाए तो उसको आप 180 माइनस टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है,
अगर आपने एब्सोल्यूट लगा दिया है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे ये होगा कि आपके तीनों एंगल का सम 180 नहीं बनेगा, जबकि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप जो है नेगेटिव के साथ इस आइडेंटिटी को, ये जो मैंने रेड कलर के अंदर लिखा है, इसको फॉलो अप कर लें तो ये आपका बीटा जो है वो 121 डिग्री आ जाएगा। सेम पैटर्न पर आप चले जाएं तो आपका जो गैमा है वो M2 और M3 के अंदर दरमियान में लाई कर रहा है। तो आपने यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस्तेमाल की है, तो आपके पास जो फार्मूला बनता है वो आ जाता है जी M2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 M3। तो इसमें जब वैल्यूज पुट कर दें तो आपका गैमा का आंसर 27 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस दफ़ा फेडरल बोर्ड की जानब से सामने आया है। कहते हैं जी, फ्रॉम द आई लेवल ऑफ अ 6 फीट टॉल पर्सन, आपका एक बंदा है जिसकी हाइट 6 फीट है और उसकी आई से, तो हम ये ए ई जो है ये हम बना देते हैं कि ये हमारे पास एक कोई बंदा जो है वो खड़ा है ए ई के तौर पर। तो यहाँ से उसकी आई से जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास। कहते हैं कि जी व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड इन दिस सिचुएशन। तो भाई हमेशा हमारी जो ट्राइंगल होती है इन इस तरह की सिचुएशंस के अंदर वो राइट ट्राइंगल ही होती है। तो हम क्या करते हैं कि पहला आंसर दे देते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म्ड हो चुकी है। दूसरा कहते हैं जी कि फाइंड द विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वुड बी यूज। तो हम यहाँ पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो भाई हमारे पास जब भी परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होता है तो हम प्रेफर यही करते हैं कि उसके साथ हम बेस को लगा दें। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बेस का भी जिक्र नहीं किया। ठीक है, बेस भी आपकी अननोन है तो मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया है। तो जब भी परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व होगा तो इस ट्राइंगल के अंदर हम टेंजेंट थीटा ही इस्तेमाल करेंगे। तो बी ऑप्शन का आंसर मैंने टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस कर दिया। फिर ऑप्शन सी के लिए चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें टावर की हाइट बता दें। तो मैंने इसको जब स्मॉल एच का नाम दे दिया था, यहाँ पर आपके पास मैन की हाइट 6 फीट है तो सामने जो साइड होगी वो भी 6 फीट हो जाएगी। तो इस पोर्शन को मैंने यानी बी सी को स्मॉल एच का नाम दिया था। तो फिर ये जो बी से लेकर डी तक है ये सारा हमारा टावर है, तो मैं इसको कैपिटल एच का नाम दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि स्मॉल एच की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बेस भी हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो यहाँ पर जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाऊंगा टेंजेंट 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन जो है वो एच की वैल्यू जो है वो एक्स ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। अब हम अगर देखें, मुझे ये सारी हाइट चाहिए टावर की, तो ये 6 प्लस स्मॉल एच की इक्वल है, यानी यहाँ से यहाँ तक बंदे की हाइट है और यहाँ से ऊपर तक जो है वो हमने एक सिंबल रख दिया है, एच रख दिया, उसकी जगह आप वाई भी रख सकते हैं, जेड भी रख सकते हैं। एक्चुअल जो हमें है वो ये पूरी वैल्यू चाहिए, पूरी लेंथ चाहिए टावर की। ठीक है, जिसके अंदर 6 भी है और स्मॉल एच भी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि जो टोटल हाइट है वो h प्लस 6 है। तो h की ये जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ आ जाएगी। तो अब हमें x की वैल्यू नहीं मालूम। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि उस बंदे के दरमियान और टावर के दरमियान ज़मीनी डिस्टेंस कितना है, वो फिर वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो हमें एग्जैक्ट टावर की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें वो डिस्टेंस क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा, हम यहीं तक उसको छोड़ देंगे। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर ये हमारा मॉर्निंग पेपर में भी आया है और गेस्ट पेपर्स के अंदर भी इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो एक इक्वेशन है जिसको आपने इन 4 फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वो होती है जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को इस अंदाज में रीअरेंज करेंगे कि हमें y का आंसर मिल जाए, y की वैल्यू मिल जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या करेंगे, इस नेगेटिव 3y को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। अब हमें सिर्फ y का आंसर चाहिए, तो इस 3 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो हम 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो एट द एंड हमारा जो समराइज होकर आंसर आता है वो ये आ जाता है, y इज इक्वल टू 4/3x प्लस 3। यहाँ पर आप देखें तो आपका है जी एम एक्स प्लस सी, यानी x का जो कोफिशेंट है वो m होता है। तो हम यहाँ अलहदा से मेंशन कर सकते हैं कि m की वैल्यू 4/3 है और c का आंसर जो है वो 3 है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है जी कि आप टू इंटरसेप्ट्स में बना दें। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो कांस्टेंट है वो 9 है, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो वो -9 हो जाएगा। देखें टू इंटरसेप्ट फॉर्म है तो राइट साइड पर 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो -9 आ गया है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम -9 के साथ डिवाइड कर देते हैं।
-9 के साथ डिवाइड करने से हमें जो क्वेश्चन मिलेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद वो इस तरह का मिल जाएगा। तो हमें x के नीचे a चाहिए, यानी जो भी कांस्टेंट है वो x के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ तो 4/9 जो है वो x के साथ है, तो हम इस 4 को भी नीचे उतार लेंगे, तो ये जो फॉर्म है हमारी बनेगी x डिवाइडेड बाई -9/4। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x के नीचे जो वैल्यू है वो a है, तो a का आंसर जो है वो -9/4 और b का आंसर जो है वो आपके पास 3 आ चुका है। अच्छा, अब इसके बाद हमें सिमेट्रिक फॉर्म चाहिए, लेकिन आप सिमेट्रिक फॉर्म अगर देखें तो आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर जो है वो कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा चाहिए होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिमेट्रिक फॉर्म नहीं बल्कि नॉर्मल फॉर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ जो p है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस को आपने नेगेटिव नहीं करना। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड पे 1 होता है, जबकि यहाँ पर आपकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो लेकिन वो पॉजिटिव हो। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। चूंकि हमें राइट साइड पॉजिटिव करनी है इसलिए हम -5 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो जब नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि x के साथ जो वैल्यू है वो कॉज अल्फा है, जो y के साथ वैल्यू है वो साइन अल्फा है, और राइट साइड पे हमारे पास p है। अब इस कॉज अल्फा और साइन अल्फा को हम सिमेट्रिक फॉर्म में ले जाते हैं और वहां पर हम यूज कर लेते हैं। देखिए सिमेट्रिक फॉर्म जो है हमारे पास वो ये होती है कि x कॉज अल्फा माइनस वाई x-x1 ओवर कॉज अल्फा इक्वल्स y-y1 ओवर साइन अल्फा। तो ये जो इक्वेशन है, अब इसके अंदर हमें पॉइंट भी लेकर आना है, ठीक है। तो पॉइंट तो अभी तक हमारे पास है ही नहीं ना, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक को आप जीरो कर लें, इंटरसेप्ट निकाल लें। तो या आप y को जीरो कर लें या आप x को जीरो कर लें ताकि आपके पास पॉइंट आ जाए। तो मैंने यहाँ पर x को जीरो किया है, जिसकी मदद से हमें y जो है वो 3 मिल गया है। तो ये एक y इंटरसेप्ट आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा लाइन के ऊपर मौजूद है, इसलिए इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हम दोबारा लिखेंगे और यहाँ पर x1 की जगह 0 और y1 की जगह 3, जबकि साइन अल्फा और कॉज अल्फा की वो वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमने पिछले इक्वेशन के अंदर, पिछले पार्ट के अंदर फाइंड आउट की हैं। यानी कॉज अल्फा की वैल्यू -4/5 और साइन अल्फा की वैल्यू 3/5। तो इस तरह ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं तो हमें एक ट्राइंगल बनाने का कहा गया है, जिसमें आपकी ए बी की जो लेंथ है वो 5.8 है, जो बी सी की लेंथ है वो 4.9 है। तो अब यहाँ पर आप चाहे तो ए बी जो है वो नीचे बेस बना दें, चाहे तो बी सी जो है वो नीचे बेस बना दें, दोनों आपकी एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर बी सी को 4.9 सेंटीमीटर को एज अ बेस कंसिडर कर लिया है। अब वो कहते हैं एंगल बी जो है वो 60 डिग्री आप बना दें। अगर आपने ए बी को कंसिडर किया है बेस, तो बी आपका यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपका एंगल 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास अगर बी सी एज अ बेस है तो फिर बी यहाँ पर होगा, तो एंगल 60 का यहाँ पर बनेगा। तो मैं यहाँ पर एंगल कंपस की मदद से, ठीक है, मैंने तो ये अभी ऐसा रफ स्केच बनाया है, तो आपने पेपर में कंपस की मदद से ये एंगल बनाने थे, ठीक है। तो ये एंगल कैसे बनते हैं, पॉइंट बी के ऊपर आप किसी भी लेंथ की कंपस को ओपन करें और एक आर्क लगा दें, ये वाली आर्क जिसके ऊपर मेरा कर्सर जा रहा है। तो ये आर्क जब लग जाएगी फिर उसके बाद ये एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर से आपने एक और आर्क लगानी है, ये आर्क लगी हुई है, ठीक है, इसको जूम करके आप देख सकते हैं। फिर आपने इस एंगल को मार्क कर दिया कि ये एंगल मेरा 60 डिग्री है। अब आपने जो दूसरी साइड थी जिसको आपने 5.8 सेंटीमीटर करना है, तो पॉइंट बी के ऊपर आपने कंपास को रखकर यहाँ पर एक आर्क लगानी है जो कि 60 डिग्री के एंगल में से होती हुई वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये आपने स्केल की मदद से लगानी है। तो ये 5.8 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन भी लगा दी है जो कि इसको साथ ज्वाइन कर चुकी है। तो अब इस पॉइंट को आप पॉइंट ए का नाम दे दें, तो ए बी और ए को फर्दर आप सी के साथ ज्वाइन कर दें। तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर आपने एक ट्राइंगल बनानी है, ठीक है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ट्राइंगल ए बी सी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब इसका अगला हिस्सा जो है वो कहते हैं जी एंगल बाइसेक्टर बनाएं। तो ये मैंने यहाँ पर एक साइड पर देखें एंगल बाइसेक्टर बनाया है कि आपके पास कोई भी अगर दो लाइंस हैं, आपको कहा जाए इसका एंगल बाइसेक्टर बनाएं, तो जो भी एंगल होता है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर आपने किसी भी लेंथ की कंपास को ओपन करके आर्क लगानी है, ठीक है। पी के ऊपर रखकर आप आर्क लगाएं,
फिर क्यू से आप इसको आर को कट करें तो उसमें से अगर एक लाइन गुजर जाए तो ये जो लाइन गुजरती है ये दरअसल इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर वो 60 है तो 30-30 रह जाएगा। तो ये आपके पास एंगल बाइसेक्शन होती है। तो यहाँ ट्राइंगल है, तीन एंगल्स हैं, तो आपने यहाँ से एक आर्क लगाई, फिर यहाँ से एक आर्क लगाई, ये आपने इसमें से लाइन गुजार दी। सेम प्रोसेस आपने ए वाला जो एंगल है उसके साथ करना है और वही काम आपने एंगल सी के लिए करना है, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, जो पॉइंट ओ हमने उसको नाम दे दिया है। क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स बनाएं, तो हमने एंगल बाइसेक्टर्स बना दी है। वो कहते हैं कि आर दीज एंगल्स बाइसेक्टर्स कंकरेंट, तो कंकरेंट का मतलब यही होता है कि आया वो एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, एक पॉइंट को मीट करते हैं या नहीं करते। तो ये मीट करते हैं। तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंदर जितनी बातें मैंने अभी बोलकर बताई हैं वो यहाँ मेंशन भी कर दी हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और आखिर में आप बता देंगे कि हमारे पास वाकई ही ये एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो कंकरेंट हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी इसका बी पार्ट, बहुत आसान कि आप जो है इस डेटा का मीन कैलकुलेट करें। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि आप समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ कर दें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x फाइंड आउट करते हैं। तो x जो है वो आपका मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनको आपस में ऐड करके हाफ कर लें। तो जब मैंने 140 और 150 को ऐड अप किया तो जो आंसर आया उसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो वो 145 मिल जाता है। इसी तरह 150 और 160 को ऐड कर दें तो ये 155 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये तमाम के तमाम मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। आपका जो फार्मूला है उसके अंदर है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एफ का कॉलम और एक्स का कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें ये तमाम वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब इन तमाम को सम अप कर लें, क्योंकि फार्मूले में हमें सम करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास आंसर आता है 6560। यहाँ पर इन एफ को भी सम कर लें तो ये हमारे पास 40 है, फार्मूले के अंदर पुट कर दें। और आफ्टर सब्सिट्यूशन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मीन वैल्यू या मिडिल वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ये मीन मॉड मीडियन ये तीनों हमारे सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट करने के टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर मीन हमारा 164 आ चुका है। तो ये जी इस तरह आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।